हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर एस के यादव आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंतर्गत। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा एक टॉपिक जो है एक चैप्टर जो है पूरा कवर अप हो चुका है पिछली लास्ट क्लास के अंदर। आज हम लोग जो है अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने इसमें पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि जो हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो होगा बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1। ठीक है, आपके पास में एनसीईआरटी के अंदर 2 चैप्टर दिए हुए हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। एक पहला है बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। दूसरा है आपका बायोटेक्नोलॉजी सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी आप लोगों को वो व्हाइट बोर्ड पे भी दिखाया गया था, लिखा हुआ था मैंने बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 1 या बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहले बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट के बारे में, और उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं। तो देखिए, हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट चैप्टर होने वाला है इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है। ठीक है, किस विज्ञान की शाखा को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, वो किस चीज के साथ डील करती है, पहला हम उसको समझेंगे। फिर बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे सेकंड पॉइंट पर, कि बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। एक वो जो किताबों के अंदर दी होती है, एक वो जो कि हमारे यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने दी थी। तीसरा हम देखेंगे इसके अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो हमारे पास टाइप्स हमने बताए हैं उन टाइप्स के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व रहती हैं। तो इन्हीं चीजों की हम लोग फोकस करेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर। और ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग चीजों को बहुत आसानी से बना सकते हैं, उनके बारे में समझेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि जो आपके पास में एक जो आपका फेज फर्स्ट था, जो फर्स्ट टर्म था, उसके अंदर था एक चैप्टर आपके पास में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशागति का आणविक आधार। उस चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आने वाली है। तो आपको वहां पे वो एक बार चैप्टर रिवाइज अपना करना होगा, ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि देखिए, हमारे पास जो सिलेबस होता है उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं, हर चैप्टर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है और जो दूसरे चैप्टर्स के साथ जुड़ा रहता है। अगर हम एक चैप्टर छोड़ते हैं तो बाकी चैप्टर हमें उससे रिलेटेड समझ में नहीं आते हैं। इसलिए आपको वो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा ताकि आप चीजों को आसानी से समझ सकें। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपका आज का लेक्चर शुरू करता हूं और समझने का प्रयास करते हैं बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट को। तो चलते हैं हम लोग अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और वहां पे समझेंगे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के जो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो डियर, सबसे पहले हम लोग इसके अंदर जो समझेंगे वो ये समझेंगे जो हमारा चैप्टर है ये क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि चैप्टर है हमारा बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। अब जो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट है, ठीक है, ये इसका टाइटल है प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, ये इसका हमारा टाइटल है। ठीक है, हम उनको समझेंगे। अब सबसे पहले चीज तो जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है इसको हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए, हिंदी में इसका नाम होता है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये हमारा इसका नाम होता है हिंदी में। अब हम समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी को। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात आती है कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन किया जाए, तो हमारे पास बहुत सारे किताबें हैं जिनके अंदर अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है। तो हम सभी डेफिनेशंस को मिलाकर एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिससे अपनी खुद की एक डेफिनेशन बना भी सकते हैं। तो देखिए, जितने भी आपको किताबों के अंदर डेफिनेशंस मिलेंगे उसके अंदर सब क्या कहेंगे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है जीवित होगा, या फिर इसका कोई पार्ट होगा, या फिर इसका एंजाइम होगा, है ना।
या तो ऑर्गेनिज्म होगा, या इसका कोई पार्ट होगा, या फिर इसका कोई एंजाइम होगा। अब इन पार्ट या फिर एंजाइम के ऊपर हम उपयोग करेंगे टेक्नोलॉजी का। इसका टेक्नोलॉजी का। अब जब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें क्या प्राप्त होगा? टेक्नोलॉजी को अप्लाई करने के पास हमें मिलेगा यहां पर एप्लीकेशन। किस चीज की? इनके पार्ट्स की, या फिर इनके एंजाइम्स की, या फिर ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन मिलेंगी। और एप्लीकेशन किसके लिए होंगी? एप्लीकेशन होंगी ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए। ठीक है, तो देखिए जो मानव है एक ऐसी प्रजाति है, हालांकि हम सब लोग मानव हैं, तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि हम मानव की बेइज्जती कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि मानव एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ही ज्यादा, ठीक है, स्वार्थी प्रवृत्ति की हुई है। अब स्वार्थी प्रवृत्ति इस तरह से है, हम तब तक कुछ नहीं करते हैं जब तक कि हमें अपना फायदा ना लगे। अगर हमें किसी चीज में अपना फायदा महसूस होता है तभी हम उस कार्य को करते हैं, वन्यथा नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में हम कहते हैं पेड़ लगाओ, इकोसिस्टम को बचाओ, जंगलों को बचाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग से हमें नुकसान पहुंच रहा है। पहले जंगलों को नुकसान पहुंच रहा था, हमने उसकी बात ही नहीं की कभी भी। जब हमारे ऊपर आफत आने लगी तब हम जाके बात कर रहे हैं कि पेड़ों को बचाओ, जंगलों को बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग को कम करो। तो ऐसे ही जब बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी जो विकसित की गई है सिर्फ मानव कल्याण के लिए विकसित की गई थी। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को जो है आम के पेड़ को कोई फायदा पहुंचाना है जिसके लिए मैं बायोटेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा हूं। नहीं, हम जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पे मानव का कल्याण हमेशा जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे भी जो हम बात कर रहे हैं मानव कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। तो अब इन सब प्रोसेस में से बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या बन के आई? देखो हम क्या बताएंगे, हम ऐसी तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे जीव या उसका कोई भाग या उसमें उपस्थित एंजाइम का उपयोग मानव कल्याण के लिए कर सके। अब क्या किया हमने? टेक्नोलॉजी अप्लाई किसके ऊपर की? जीवों के ऊपर। तो डेफिनेशन बन के क्या आई? बायोटेक्नोलॉजी की। तो अब देखते हैं, देखिए हमारी डेफिनेशन क्या हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी की। बहुत आसान डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बताते हैं अपने हिसाब से, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव अथवा भाग अथवा सेल अथवा एंजाइम पर विभिन्न तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे मानव कल्याण के लिए इनका उपयोग किया जा सके। तो देखिए ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की बहुत सरल परिभाषा बन के आई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव, उसके भाग अथवा कोशिका या एंजाइम पर विभिन्न प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे मानव कल्याण के लिए इनका उपयोग किया जा सके। तो ये हमारे पास हो जाती है बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर देखेंगे कि जो बायोटेक्नोलॉजी नाम है वो दिया किसने है, ठीक है। तो पहले तो हमारे पास कोई ऐसा नाम नहीं था बायोटेक्नोलॉजी, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट आए। वो भी कब आए? ठीक है, 1917 के आसपास, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोली इराकी, जिसको हम बोलते हैं कार्ल इराकी, ठीक है। अब जो कार्ल इराकी हैं इनका एक्चुअल नाम था कैरोली, ठीक है, कैरोली इराकी। तो कैरोली इराकी ने 1917 में यह शब्द
प्रतिपादित किया था। तो जो बायोटेक्नोलॉजी नाम है, अगर आपसे पूछा जाता है किसने दिया था, तो आपके पास आंसर रहेगा कार्ल इराकी। अगर कार्ल इराकी के साथ में अगर कार्ल इराकी नहीं दिया है, वहां पर कैरोली इराकी दिया हुआ है, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, कैरोली इराकी। बात एक ही रहेगी, ठीक है। लेकिन भारत के अंदर जो सबसे ज्यादा काम किया है बायोटेक्नोलॉजी को, या कह सकते हो कि भारत के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी को प्रस्तुत किया था, वो किसने किया था। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करने का शुरुआत किस वैज्ञानिक ने की थी। तो यहां पे एक नाम आता है, और वो क्या है, किरण मजुमदार। किरण मजुमदार शॉ ने भारत में बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी। बायोटेक्नोलॉजी की, या बायोटेक्नोलॉजी को प्रारंभ किया था। ऑफिशियली तो हम यही कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने शुरुआत की थी। बहुत लंबे समय से बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आगे दो नाम आपके पास, एक आता है कार्ल इराकी, जिन्होंने 1917 में यह शब्द प्रतिपादित किया था। उसके बाद आता है किरण मजुमदार शॉ, या किरण शॉ मजुमदार के नाम से भी आप देखने को मिल जाएगा ये नाम, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे EFB की परिभाषा। अब देखिए EFB की परिभाषा जो है वो पूरी की पूरी आपने इंग्लिश में लिख ली होंगी, ठीक है, क्योंकि उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा तो काफी कुछ मायने उसके बदल जाएंगे, ठीक है। तो जैसा इंग्लिश में रहेगा हम वैसे ही करेंगे। अकॉर्डिंग टू द EFB, अकॉर्डिंग टू द EFB मतलब यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है डियर यूरोपियन फेडरेशन, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी is the integrated use of biochemistry, microbiology, and engineering sciences, in order to achieve technological application of capabilities of microorganisms, cultured tissues or cells and parts thereof, तो ये डेफिनेशन हमारी बन के आई है किससे, EFB यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अनुसार, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके अंदर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नोट करिए फटाफट।
तो डियर, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये डेफिनेशन नोट कर ली होगी। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है, उसके कितने प्रकार होते हैं, उनके टाइप्स कितने होते हैं। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स को। तो यहाँ देखेंगे टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए, जैसा कि मैं आपसे बताता आ रहा हूं कि बायोटेक्नोलॉजी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो कि बहुत नया है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत पहले से चलती आ रही है, बस हमने नाम ही नहीं दिया था उसको। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को। तो हमारे पास मुख्य रूप से जो बायोटेक्नोलॉजी होती है वो दो प्रकार की होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि बायोटेक्नोलॉजी दो प्रकार की होती है तो वो गलत नहीं होगा। कैसे दो प्रकार की होती है? तो देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम दो प्रकार में इस प्रकार से बताते हैं कि एक नाम आ जाएगा हमारे पास ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है डियर। और दूसरा नाम आ जाता है हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। अब ये ओल्ड या मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कैसे हैं उनको हम समझते हैं। तो देखिए, जब हम प्रारंभ में जीवों का उपयोग उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के लिए करते थे, वो कहलाता था हमारा ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और जब हम जीवों का उपयोग, ठीक है, जब हम जीवों का उपयोग ऐसी क्षमताओं के लिए कर रहे हैं जो उनके अंदर पहले से उपस्थित नहीं थी, तो वो कहलाता है हमारा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। समझिए इसको हम क्या बताते हैं कि जब जीवों का उपयोग उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के लिए, प्राकृतिक क्षमताओं के लिए किया जाता है, तो हम जीवों का उपयोग उनकी प्राकृतिक क्षमताओं के लिए कर रहे हैं, हम कुछ अलग से इसमें नहीं कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घरों में हम दूध से दही कैसे बनाते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? हम लैक्टोबैसिलस का उपयोग करते हैं। तो हमें पता है ना कि लैक्टोबैसिलस का कार्य क्या है, दूध से दही को बनाना। तो वो क्या है? उसकी प्राकृतिक क्षमता है। एग्जाम्पल, ठीक है, कर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, हम कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज कर रहे हैं या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, ब्रेड को बनाने के लिए हम ईस्ट का उपयोग करते हैं, ठीक है, हम इसके लिए कर रहे हैं बैक्टीरिया का उपयोग, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रेड फॉर्मेशन के लिए हम किसका उपयोग कर रहे हैं? ईस्ट का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उसकी प्राकृतिक क्षमता है, वो अल्कोहल को बना सकता है, तो हम ब्रेड को बना सकते हैं उससे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, तो आधुनिक जो हमारे पास जैव प्रौद्योगिकी है, इसकी खासियत ये होती है कि हम इसमें जीवों से वो काम करा सकते हैं जो प्राकृतिक तौर से उनके अंदर नहीं पाए जाते। अब अगर जीव के अंदर कोई चीज पहले से नहीं पाई जाती है, तो उस कार्य को हम करवा कैसे सकते हैं? तो उसका आंसर होता है कि देखिए, किसी भी जीव के अंदर जो भी कार्य होते हैं या किसी भी जीव से जो भी हमें प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, कोई क्रिया विधि देखने को मिलती है, उसकी जानकारी उसके आनुवांशिक पदार्थ में उपस्थित रहती है। ये आप लोगों को पढ़ा दिया गया होगा आपके जेनेटिक्स वाले चैप्टर के अंदर भी और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर भी, ठीक है। अब अगर हमें किसी जीव से कुछ ऐसा कार्य कराना है जो वो पहले से नहीं करता, क्योंकि उसके पास उसकी आनुवांशिक जानकारी नहीं है, तो ऐसे में हमें जीव का आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो यदि हम किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके एक ऐसा कार्य कराते हैं जो प्राकृतिक तौर से उसमें नहीं पाया जाता, तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम न्यू बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो न्यू बायोटेक्नोलॉजी क्या हुआ कि इसमें जीव के आनुवांशिक पदार्थ, जीव के आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन करके उससे वह कार्य कराए जाते हैं,
वह कार्य कराए जाते हैं जो जीव में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। तो जीव के अंदर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, फिर भी हम उससे वो कार्य करा लेते हैं। कैसे करा लेते हैं? हम उसके, देखिए किस में परिवर्तन कर रहे हैं? आनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, अब जब हम परिवर्तन कर रहे हैं तो किस प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं? म्यूटेशन कर रहे हैं। भाई म्यूटेशन तो करते हैं, तो म्यूटेशन भी वैसे तो एक प्रकार का बायोटेक्नोलॉजी होता है, बट यहां पर जो हम परिवर्तन कर रहे हैं, हम उसके लिए उस जीव के अंदर एक ऐसे प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ की जानकारी को ऐड कर देते हैं जो किसी और जीव के अंदर पाई जाती है। तो हम क्या करते हैं? हम इसके जेनेटिक मटेरियल को काटेंगे और उसके अंदर नई जानकारी को जोड़ देंगे। अब आपको पता है कि अगर हम किसी चीज को काटते हैं और बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है इंजीनियरिंग, वह कहलाता है इंजीनियरिंग। और हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवांशिक पदार्थ के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो कौन सी इंजीनियरिंग कहलाएगी? यह कहलाती है जीन इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो हमारे पास मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है, ये कुछ और नहीं है, ये होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो हम इसको क्या बताते हैं? दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है जीन अभियांत्रिकी। जीन अभियांत्रिकी, हिंदी में नोट कर लीजिएगा, जीन अभियांत्रिकी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ये बोर्ड के हिसाब से भी और नीट के हिसाब से भी, तो बहुत समझ के चलना है इसको। तो हम इसको जीनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जीन अभियांत्रिकी भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इसके अंदर बात करेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है ये संभव हो पाई है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी संभव हो पाई है। हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं तो आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो हम बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो हमारे पास में दो प्रिंसिपल्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास में मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी संभव हो पाई। ठीक है, तो देखिए हम बात करेंगे यहां पर प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब हम यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं डियर, ये मॉडर्न की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो प्रिंसिपल मेन हैं जो कार्य करते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? दो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल नियम है, ठीक है, या फिर उसके पीछे का कोई कारण है, ये कोई प्रधानाचार्य नहीं है, याद रखिएगा। तो हमारे पास दो प्रिंसिपल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। पहला इसके अंदर नाम आता है डियर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? हिंदी में आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, जैव अभियांत्रिकी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग काम कैसे करता है उसको हम समझते हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे? एक जीव से अपने इच्छानुसार, किसी और की इच्छानुसार नहीं, अपनी इच्छानुसार उसमें से उपस्थित डीएनए को निकाल लेंगे और उसे दूसरे जीव में ट्रांसफर कर देंगे। अब उससे क्या होगा? जिस जीव के अंदर ये नया डीएनए गया है उसके अंदर जो है एक ऐसा कैरेक्टर आ जाएगा जो उसमें पहले से उपस्थित नहीं था। मतलब जीव का जो फिनोटाइप है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या बताते हैं इसमें कार्य के अनुसार एक जीव के डीएनए में से एक स्पेशल पार्ट
निकाल लिया जाता है तथा उसे अपने कार्य के अनुसार दूसरे जीव में डाल दिया जाता है, जिससे दूसरे जीव का फिनोटाइप परिवर्तित हो जाता है और वह हमारी आवश्यकता वाला कार्य करने लगता है। तो देखिए हम क्या करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, इसमें क्या करेंगे, कार्य के अनुसार एक जीव से डीएनए को निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने की प्रयास करता हूं, तो तब आप इसको नोट करिएगा। मान लेते हैं कि मुझे चाहिए आर्टिफिशियल तरीके से बना हुआ इंसुलिन। मेरे पास में एक राम है और एक श्याम है, ठीक है। तो ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन बेचारे के अंदर ना इंसुलिन की कमी हो रही है, ठीक है। नोट भी करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। उन बेचारों में इंसुलिन की कमी हो रही है, इंसुलिन नहीं मिल पा रहा उनको। अब मैं कहीं और से इंसुलिन लेके आऊंगा तो बेचारा जिससे मैं इंसुलिन प्राप्त करूंगा, जैसे मान लीजिए दूसरे इंसान से मैं इंसुलिन प्राप्त करूंगा तो उसके अंदर इंसुलिन की कमी हो जाएगी। या फिर अगर मैं पहले की तरह से, जब हम शुरुआत के अंदर इंसुलिन का उपयोग करते थे तो उसके लिए हम क्या करते थे, जो स्लॉटर हाउस होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, कत्ल खाने, ठीक है, जो वहां पर जो पिग्स को सैक्रिफाई किया जाता था, मारा जाता था, तो उनसे इंसुलिन ले लिया जाता था, ठीक है। अब उसकी वजह से शुरुआत में तो हमें ठीक लगता था, बाद में फिर एलर्जी होनी शुरू हो जाती थी। तो फिर क्या करते थे, वैज्ञानिकों ने ऐसा तरीका निकालने की कोशिश की कि हम किसी दूसरे जीव के प्रकार का इंसुलिन ना लें, इंसानों के प्रकार का ही इंसुलिन है, और उसके अंदर हम किसी इंसान को मारे भी नहीं। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने किया कि इंसान के अंदर जिस कोशिका से इंसुलिन बनता है उसका जीन निकाल लिया। तो हमने क्या किया, कार्य के अनुसार एक जीव से डीएनए निकाल लिया, ठीक है, पहला काम किया। फिर उसको हमने इकोलाई, एस्केरिशिया कोलाई, ठीक है, जिसको कल्चर बड़े आसानी से हम कर सकते हैं, उसके अंदर वह जीन डाल दिया। तो हमने क्या बताया कि स्पेशल पार्ट से जीन निकाल लिया हमने, और उसके बाद क्या, अपने इच्छा अनुसार दूसरा जीव क्या हो गया, इकोलाई, जो मैंने आपको बताया, उसमें डाल दिया। अब क्या होता है, जो दूसरे जीव है उसका फिनोटाइप बदल गया, मतलब इकोटाइप का फिनोटाइप बदल गया। वो पहले इंसुलिन नहीं बना सकता था, अब वो हमारी इच्छा अनुसार इंसुलिन बना रहा है, हम उसका उपयोग कर लेंगे। तो कितना आसान होता है ये, ठीक है। कम से कम कहने के लिए तो आसान होता ही है, समझने के लिए आसान होता है, ठीक। तो पहला काम तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद में दूसरा आता है प्रिंसिपल हमारा, वो होता है केमिकल इंजीनियरिंग। दूसरा जो हमारे पास आता है वो होता है केमिकल इंजीनियरिंग। जो दूसरा प्रिंसिपल हो जाएगा वो होगा केमिकल इंजीनियरिंग। अब केमिकल इंजीनियरिंग क्या हो गया बेटा, रासायनिक अभियांत्रिकी। तो रासायनिक अभियांत्रिकी के अंदर हम क्या हेल्प लेते हैं, तो देखिए हमारे पास में जिस चीज का हमने बनाया है, जिस जीव को हमने दोबारा से पुनर्योजित किया है, ठीक है, उस जीव को किस वातावरण में रखना है ताकि उसका उत्पाद जो हमें चाहिए वो बन सके, ठीक है, और उस वातावरण में कोई दूसरा जीव आके अपने वृद्धि ना कर सके, ठीक है, और अंत में जो भी हमारा उत्पाद हमें मिलने वाला है वो प्योर फॉर्म में हमें प्राप्त हो सके। उसके लिए हमें उपयोग किसका करना पड़ेगा, केमिकल इंजीनियरिंग का। अब देखो, जैसे मैं आपको बात करूं कि मैंने अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके इकोलाई को बना लिया, ठीक है भाई, इतना काम मैंने कर लिया। अब इकोलाई को बनाकर मुझे इंसुलिन प्राप्त होगा नहीं, जब तक कि इकोलाई की जनसंख्या ना बढ़े, ठीक है, और वो अपने इस पदार्थ को स्रावित करना ना शुरू करे, तब तक मुझे इंसुलिन नहीं मिलेगा।
अब मैंने उसको लिया, कल्चर करना, संवर्धन करना शुरू किया। अब जब मैं उसका संवर्धन कर रहा हूं, पता चला इकोलाई के साथ में कोई दूसरे बैक्टीरिया भी आके वहां पे पनपने लगे, तो इंसुलिन मुझे मिलना था, अब उसके साथ साथ दूसरी चीजें भी मिल रही हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम आने लगती है। तो उस चीज को रोकने के लिए, ताकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन ना हो, उसको रोकने के लिए, हमारा जीव अच्छे से वृद्धि कर सके, उसके लिए उस जीव के अंदर वो पदार्थ बन सके जो हमें चाहिए उसके लिए, और वो पदार्थ हम आसानी से प्राप्त भी कर सके, उन सभी चीजों के लिए हम यूज करते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, इसकी सहायता से ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें केवल वह जीव वृद्धि कर सके जो कि हमारा उत्पाद जैसे कि एंटीबायोटिक, हार्मोन, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया ना अभी इंसुलिन का, हार्मोन, वैक्सीन्स आदि बनाता हो, और उसके संवर्धन के दौरान, मतलब कल्चर के दौरान के समय, कर लीजिए दौरान ना चाहे तो समय, कोई कंटामिनेशन का मतलब ये होता है अनवांटेड मटेरियल की उपस्थिति, वो कंटामिनेशन होता है, समय कोई कंटामिनेशन ना हो सके। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो केमिकल इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, हम इसकी सहायता से ऐसा वातावरण बनाया जाता है जिसमें केवल वह जीव वृद्धि कर सके जो कि हमारा उत्पाद जैसे कि एंटीबायोटिक, हार्मोन, वैक्सीन आदि बनाता है, और उसके कल्चर के समय कोई कंटामिनेशन ना हो सके। कंटामिनेशन का मतलब बेटा मैंने जो आपको बताया कि मिश्रण, ठीक है भाई, बनाना तो हमें क्या था, इकोलाई को पैदा करना था, लेकिन उसके अंदर हमारे पास बेसिलस सबटाइलिस आ गया है, एस्परजिलस नाइगर आ गया है, ठीक है, ईस्ट आ गया है, तो वो चीजें तो हमारे कल्चर को खराब कर देंगी, वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो कंटामिनेशन फ्री मीडियम हमें बना कर रखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा इसमें कि जो हमारे पास में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे हुआ, इसके बारे में हम बात करेंगे अब। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हमारे पास में जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव कैसे हो पाई, तो उसके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हमारी हेडिंग क्या है अगली, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट कैसे विकसित हुआ उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट विकसित जो हुआ है उसके पीछे दो बहुत बड़ी बड़ी खोजें रही हैं। एक खोज थी हमारे बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित प्लाज्मिड, और दूसरी खोज थी जिसमें हमने पाया कि बैक्टीरिया में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो हमारे डीएनए को काटने का काम करता है, और जो काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सीजर। तो डीएनए क्या है, एक अणु है, जैव अणु है, इसलिए उस एंजाइम को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो हम बात करेंगे यहां पर उसकी कि हमारे पास में जो है कि दो ऐसी खोज हो पाई जिसकी वजह से
कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हुआ हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो क्या बताते हैं, ठीक है, विज्ञान में बैक्टीरिया के अंदर, विज्ञान में, यहां से कहते हैं विज्ञान में 2 डिस्कवरीज की वजह से जेनेटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट हो पाया, ठीक है, का डेवलपमेंट हो पाया। और ये दोनों ही खोजें किसमें थी, बैक्टीरिया में थी। ये दोनों डिस्कवरीज बैक्टीरिया में हुई थी। अब कौन कौन सी थी देख लेते हैं। पहला था प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड की उपस्थिति, और दूसरी थी इसके अंदर, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरी थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की उपस्थिति। दोनों ही किस में थी, बैक्टीरिया में, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि प्लाज्मिड क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान दूंगा कि प्लाज्मिड क्या होता है। उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझेंगे, वरना आपको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी बात कर लेंगे अब, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। यदि हाँ तो एक बार जरा हाथ खड़ा करके बताइए नोट कर लिया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं प्लाज्मिड की, कि प्लाज्मिड क्या होता है, तो समझिए उसको, ठीक है। ये हमारे पास में एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस बैक्टीरिया के अंदर इसका अपना ये जेनेटिक मटेरियल है। ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में क्या है, ये इसका क्रोमोसोमल डीएनए। तो ये क्रोमोसोम वाला डीएनए है, ठीक है। और बाकी हमारे पास दूसरी जो इसके अंदर संरचनाएं होती हैं वो तो उपस्थित रहेंगी, ठीक है। तो ये तो क्रोमोसोमल डीएनए हो गया। इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें डीएनए के छोटे छोटे छल्ले उपस्थित रहते हैं, रिंग उपस्थित रहते हैं। ये भी क्या है, रिंग्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए के रिंग्स हैं, ठीक है। अब ये बताइए, ये जो डीएनए के रिंग्स हैं, क्या ये क्रोमोसोमल डीएनए के साथ उपस्थित है? तो आंसर होगा नहीं। देखिए क्रोमोसोमल डीएनए तो हमारा यहां रह गया और रिंग्स इससे ये बाहर उपस्थित है। तो मतलब क्या हुआ, ये जो रिंग्स है डीएनए के, ये एक्स्ट्रा है, जो क्रोमोसोमल का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो प्लाज्मिड की डेफिनेशन होती है, बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है। अगर आपके किसी टीचर ने आपको बताया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया होगा तो मैं आपको बता देता हूं। हम सिंपल सा इसको क्या बताते हैं, सिंपल बताते हैं हम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए रिंग्स विद ओराई। ओराई मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, ज्यादा मैं आपको टिपिकल नहीं बताऊंगा। भाई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों कह रहा हूं, देखिए क्रोमोसोमल डीएनए तो ये हो गया, ये उससे बाहर है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रोमोसोम से बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब इसकी खासियत ये होती है कि ये अपने आप से रेप्लिकेशन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे पास में अंदर का डीएनए ये रेप्लिकेशन करेगा तभी इसका रेप्लिकेशन होगा ना, ये अपने आप से भी रेप्लिकेशन कर सकता है। और जब कोई डीएनए अपने आप से रेप्लिकेशन करता है तो उसके अंदर एक चीज जरूर उपस्थित होनी चाहिए, और वो क्या होता है, ओराई, ORI, ओराई। ओराई का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन।
अगर किसी डीएनए के अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तो वो कभी भी आपका डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा, अपना द्विगुणन नहीं करेगा, अपनी प्रतिलिपि नहीं बनाएगा। तो प्रतिलिपि बनाने के लिए उसके पास अपना ओराई होना चाहिए। तो प्लाज्मिड ऐसा ही डीएनए होता है जिसके पास खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो पहली चीज तो मैंने आपको बता दी जो प्लाज्मिड है वो क्या होता है। ठीक है, अब ये किसी के अंदर फायदा पहुंचा भी सकता है, किसी के अंदर फायदा नहीं भी पहुंचाया जा सकता। ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है ये किसी भी बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जरूरी नहीं है कि सभी बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी भी बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड ना हो। ठीक है, तो ये किसी के पास हो सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि उपस्थिति संभव हो उसकी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्निक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की वो क्या होती है, उसको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, इसके साथ साथ आप एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर टेक्निक ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है इसकी टेक्निक क्या होती है। तो जैव अभियांत्रिकी की टेक्निक, ठीक है, जीन अभियांत्रिकी की टेक्निक। तो हम बात करेंगे यहाँ पे टेक्निक की, तो पहला होता है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दूसरा होता है इसके अंदर यूज ऑफ जीन क्लोनिंग, यूज ऑफ जीन क्लोनिंग। और तीसरा होता है हमारे पास में जीन ट्रांसफर। ये हमारे पास में मेन आपके टेक्निक होती हैं। सबसे पहले तो हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे जो जीन क्लोनिंग कहलाता है, और बाद में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे अपने डिजायर्ड वाले जीव के अंदर जिसमें हमें वो स्थानांतरित करना है। तो देखिए कुछ कुछ आपकी हिंदी, कुछ कुछ इंग्लिश ऐसे ही चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों चीज की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की भी कर रहे हैं और मेडिकल की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो घबराने वाली चीज नहीं, सेंटेंस बहुत सिंपल है। फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण, दूसरा जीन क्लोनिंग का उपयोग, और तीसरा जीन का स्थानांतरण। ये आपके पास में हिंदी में चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे मैं एक आपको छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा। अब ये हिस्ट्री ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमारे पास में दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था स्टेनली कोहन, स्टेनली कोहन, और दूसरे थे हर्बर्ट बोयर, दूसरे थे हर्बर्ट बोयर। ठीक है, 1972। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में स्टेनली कोहन और हर्बर्ट बोयर थे, 1972 में इन व्यक्ति ने, इन दोनों ने मिलकर जो इकोलाई होता है, इकोलाई के अंदर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ट्रांसफर किया था सक्सेसफुली। तो हम क्या कहते हैं कि हिस्ट्री के अंदर इनका नाम सुनहरे शब्दों में लिखा गया है, क्योंकि वो पहले व्यक्ति हो गए थे जिन्होंने सक्सेसफुली जेनेटिक इंजीनियरिंग को कंडक्ट किया था 1972 के अंदर। तो हम क्या बताते हैं, इन्होंने इकोलाई, अब बेटा जैसे नाम में लिख रहा हूं ना इकोलाई का, वैसे ही लिखेंगे आप, में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को डाला था, इसीलिए तो नाम इनका हो गया 1972 में मशहूर। और इसके अलावा एक साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था पॉल बर्ग। ठीक है, शुरुआत में जो हम क्या कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी वो पॉल बर्ग ने की थी। तो जो पॉल बर्ग थे उन्होंने भी 1972 के आसपास ही
एक वायरस होता है SV40, उसके जीन का ट्रांसफर किया था। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो शुरुआत की थी, सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट इनका था, लेकिन जो स्टार्टिंग की थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की, वो पॉल बर्ग ने की थी। तो चाहे तो आप उसको भी नोट कर सकते हैं। हम क्या बताते हैं, 1972 में जेनेटिक इंजीनियरिंग की को पॉल बर्ग ने प्रारंभ किया था। पॉल बर्ग ने प्रारंभ किया था। आपको पता है ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है बोर्ड के अंदर, कृपया जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर या जेनेटिक इंजीनियरिंग पे प्रकाश डालिए, जीन अभियांत्रिकी पे प्रकाश डालिए। अगर आप उसके अंदर ये चीज बता देते हैं ना, तो एग्जामिनर आपसे इतना इंप्रेस्ड हो जाएगा कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आया है तो 10 में से 10 आपको दे ही देगा। जो थ्योरी रहेगी वो तो आप लिखेंगे, अगर ये 2 पॉइंट लिख देंगे तो एग्जामिनर आपसे बिल्कुल खुश हो जाएगा, दिल खोल के नंबर देगा आपको। और अगर नीट के अंदर भी आपके पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट और साइंटिस्ट, ठीक है, बिगिन जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो हमारे पास आंसर क्या होगा कि पॉल बर्ग वो थे जिन्होंने हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग की शुरुआत की थी। और आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले इकोलाई में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसने स्थानांतरित किया था, तो आंसर हो जाएगा स्टेनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। ये दोनों हम आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे इसके अंदर, यहां देखेंगे टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आगे हम देखेंगे। तो देखो बेटा, इसके अंदर हमने क्या किया, देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है ना। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, हम इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को एक नाम और हम लोग दे देते हैं। तो अभी उसकी हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो यहां पे मैं आपको एक स्पेशल चीज बताने वाला हूं। आप लिख सकते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इक्वल टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब आप क्या कह सकते हैं कि जेनेटिक या जैव अभियांत्रिकी, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में, जेनेटिक इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ब्रैकेट में लिखेंगे RDT भी कहते हैं। तो इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग को RDT भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई प्रश्न हो आप में से तो हमारे पास चैट के माध्यम से आप भेज सकते हैं, क्योंकि मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, हो सकता है कि हमें टाइम ना मिले एक दूसरे से वार्तालाप करने का फेस टू फेस, इसलिए आप चैट के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें कौन कौन सी टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हम बताएंगे, हम टूल्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्रैकेट में लिख देंगे RDT में उपयोग होने वाली टूल्स। टूल्स का मतलब क्या होता है बेटा, टूल्स वो चीज होती है जो आप किसी कार्य के लिए उपयोग करते हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे एक एसे लिखना है, तो एसे लिखने के लिए आपको पेन चाहिए, पेपर चाहिए। तो एसे लिखने के लिए जो टूल्स हो जाएगी वो पेन और पेपर हो जाएगा। मुझे इस बोर्ड के ऊपर लिखना है, तो बोर्ड पे लिखने के लिए जिस चीज का उपयोग कर रहा हूं वो टूल हो जाएगी। जैसे ये मार्कर, तो मार्कर यहाँ पे क्या है, टूल हो जाएगी आपकी, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी हमारे पास टूल्स होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम आएंगे हमारे पास, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब हमारा क्या हो गया, आरडीटी में निम्नलिखित टूल्स की आवश्यकता होती है। टूल्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी टूल्स की आवश्यकता होती है। अच्छा बेटा, मात्रा ऊपर नीचे हो जाए ना, दिल पे मत लेना उसको, कॉन्सेप्ट समझिए, मात्रा पे ध्यान मत दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला आता है हमारे पास में मोटे तौर पर, ये होता है एंजाइम्स। सबसे पहला होता है एंजाइम्स। अब एंजाइम्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम्स की हमें आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर जिन जिन एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पहला नाम, पहली चीज तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। दूसरी डीएनए लाइगेजेस। तीसरा एंजाइम एल्कलाइन फॉस्फेटेज। चौथा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। पांचवा एंजाइम डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेजेस। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है यहां पर वेक्टर्स की। वेक्टर्स मतलब वाहक, ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज जो हमें चाहिए वो होता है यहां पर होस्ट ऑर्गेनिज्म, पोषक जीव, जिसके अंदर हम अपना डीएनए डालने जा रहे हैं, ठीक है। फटाफट से नोट करिए, ये जल्दी जल्दी नोट करिए बेटा, ठीक है। एंजाइम्स के अंदर ये सारे नाम हैं, कुल मिला के 5 है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, डीएनए लाइगेजेस, एल्कलाइन फॉस्फेटेजेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेजेस एंड डीएनए पॉलीमरेजेस। तो पहला हमारा हो गया एंजाइम। सेकंड है वेक्टर्स, वेक्टर्स होते हैं वाहक। और तीसरा है होस्ट ऑर्गेनिज्म, पोषक जीव। होस्ट ऑर्गेनिज्म मतलब पोषक जीव। तो ये हमारे पास 3 रहेंगे बेटा। जीआईसी सब्दरखाल, जीआईसी सब्दरखाल, जीआईसी सब्दरखाल। बेटा आप लोग कौन सी दुनिया में व्यस्त हैं, आप कौन सी दुनिया में व्यस्त हैं ये बताइए। आप क्लास में हैं या चांद पर गए हुए हैं जो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग कक्षा में उपस्थित हैं तो कृपया करके कक्षा के अंदर ध्यान दीजिए, इधर उधर पे ध्यान मत दीजिए। फिर जब पेपर में आएगा ना तब आप फंस जाओगे, बोलोगे कि हमें पढ़ाया नहीं गया, हमने पढ़ा नहीं। क्योंकि आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको इस सुपर 100 प्रोग्राम के अंदर, वो चैप्टर्स आपके टीचर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे या फिर आप इन चैप्टर्स को छोड़ेंगे, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप छोड़ेंगे तो कॉलेज के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, और आपको पढ़ेंगे तो यहां पे आपका बेनिफिट होगा, ठीक। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो चलिए बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ये चीजें नोट कर ली होंगी। हमारे पास टाइम की कमी है,
तो जितना मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है आज की क्लास के अंदर, आप उतना जो है घर जाके रिवाइज कर लीजिएगा, अपनी एनसीईआरटी को भी एक बार देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपका एक चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, आप उस चीज के ऊपर बड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो यहाँ पे आपके काम आने वाली है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में एक चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा कि पहले जो था सुपर 100 प्रोग्राम के लिए बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह रहता था, और जो बच्चे हैं जिन्होंने सुपर 100 प्रोग्राम पहले शुरुआत में अटेंड किया है, अगर आप उनके कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको बताएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे थे कि जो सुपर 100 प्रोग्राम के अंदर अपने स्टडी करने के पश्चात कोई मेडिकल के एग्जाम के अंदर पास आउट हो गया, कोई इंजीनियरिंग के एग्जाम में पास आउट हो गया, कोई एनडीए के एग्जाम में पास आउट हो गया। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ समय से, जब से ये कोविड वाला टाइम हुआ है, कि बच्चे बिल्कुल भी पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप लोग मतलब कह सकते हैं अपने आप को कि आप लोग बहुत अच्छा, आप लोगों का एक लक है जिसकी वजह से गवर्नमेंट आपके लिए इतना सोच रही है। ठीक है, कि आपके लिए ये सब प्रोग्राम अरेंज कराए जा रहे हैं। बहुत सारे जगह पर ऐसे लोग भी होते हैं जहाँ पे पढ़ने की इच्छा तो होती है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं होता, और आपके पास तो मौका भी है और टीचर्स भी हैं, तब भी आप लोग अपने आप लापरवाही कर रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत कीमती समय होता है, अगर ये हाथ से निकल जाए तो समय वापस लौट के बिल्कुल नहीं आने वाला। तो कृपया अपनी पढ़ाई पर भी आप लोग थोड़ा फोकस रखिए। जो शरारती तत्व ऐसे हैं जो आपको पढ़ने नहीं दे रहे हैं या आपको इधर उधर बिजी रखते हैं, तो उनका साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप दो लोग, जो आपका बहुत पक्का दोस्त है, दो लोग आप लोग किसी चीज की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं और वहां पे गलती से एक का सिलेक्शन हो जाता है और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वही व्यक्ति है जिसका सिलेक्शन हो गया जो आपको भगा रहा था हर चीज से। तो अब वो व्यक्ति आपके लिए अपनी सीट नहीं छोड़ेगा कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया, तेरा नहीं हुआ, मैं अपनी सीट छोड़ देता हूं, मैं भी कुछ नहीं करूंगा। नहीं करेगा वो, आपको वहीं छोड़ देगा, अपनी सीट पे जाके एडमिशन ले लेगा, आप तो रह गए अकेले। अब कहां से लाएंगे अपना वाला दोस्त? तो आप इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़िएगा। ये जो उम्र है आपकी दोस्ती यारी की नहीं है, ये उम्र करियर बनाने की है, और करियर तभी बन सकता है जब अपनी पढ़ाई पे फोकस रहेंगे आप। ठीक है, बाकी आप लोगों की इच्छा है, हम लोग आएंगे, पढ़ाकर चले जाएंगे। अगर आपको कुछ लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो वो आपकी इच्छा है। तो चलिए, आज ही मैं अपने इस लेक्चर को करता हूं समाप्त। कल फिर मिलेंगे हम लोग और बाकी अपने चैप्टर को जो बचा हुआ है उसको कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अपना स्वस्थ रहिए, परिवार का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए।